हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। 10,000 क्वेश्चन के सीरीज में ये आर्ट्स एंड कल्चर का शेड्यूल है। किस दिन कौन सा लेक्चर होगा। हालांकि ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसका टेस्ट एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये टेस्ट का ही क्वेश्चन है। विद एक्सप्लेनेशन आप देखने वाले हैं, और जो भी पीडीएफ होगा वो आप एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 महीने का लगभग टारगेट है। इसमें 2 महीने का लगभग ये जो है टारगेट, इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी शुरुआत है तो आपको लगेगा कि बहुत ही कम मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट ऐड होता चलेगा आपको फील होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, और यही जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देके जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति का भारत में कौन सा स्थान है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी इस तरह का डेटा होता है तो सेंसस के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि नेट में आपने सर्च कर लिया, जो आपको दिखा वही आंसर हो गया। तो अभी जो डेटा चल रहा है वो 2011 का चल रहा है। 2021 का अभी तक चल ही मतलब 2021 का प्रोसेस में है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, तो 2011 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम लोग इंडिया में बात करें, अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे भील जनजाति है, नंबर 2 पे गोंड जनजाति है। ओके, 7th जेपीसी में क्वेश्चन आया था कि नंबर 1 नंबर 2 पे कौन है। तो 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जिसको वो आंसर पता था उसके 2 क्वेश्चन सही हो गए। भील गोंड, उसके बाद नंबर आता है संथाल का, उसके बाद नंबर आता है संथाल का, फिर संथाल के बाद है उरांव, और उरांव के बाद है मुंडा, उरांव के बाद है मुंडा। ओके, तो यहां पर भारत के बारे में बोला जा रहा है ना, भारत में संथाल जनजाति का कौन सा स्थान है जनसंख्या के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाता कि झारखंड में संथाल जनजाति का कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या हो जाता, झारखंड में नंबर 1 पे है संथाल। ओके, नंबर 2 पे है उरांव, और नंबर 3 पे है मुंडा। फिर हो जनजाति है, खरवार, इस तरह से जो है ये बढ़ता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया यहां पर 3। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास किस क्षेत्र में था। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसको बोलते थे चाय चंपा। आपको मेडाइवल झारखंड में, मध्यकालीन झारखंड में पढ़ाया जाएगा कि किस एरिया को क्या बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये चाय चंपा का एरिया था। तो संथाल जनजाति के लोग पहले यही निवास करते थे। ओके, तो समय के अनुसार अगर उनका जीवन यापन वहां ठीक से नहीं बीतता है तो वो अपना जगह चेंज कर देते हैं। ये सभी जनजाति के साथ हुआ है। ठीक है, तो संथाल जनजाति यहां से क्या होता है, यहां से ये पलायन करते हैं। ये जो बंगाल का क्षेत्र है अभी, तो उस क्षेत्र में जो है इनका पलायन हो जाता है। इस क्षेत्र में जो है ये पलायन कर जाते हैं। अब जब ब्रिटिश का टाइम आता है, ब्रिटिश का टाइम जब आता है, आप जानते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, राजमहल का क्षेत्र है। राजमहल का क्षेत्र साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और थोड़ा सा दुमका में है। ओके, तो यहीं पर जो राजमहल पहाड़ी है इसी में पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। पहाड़िया जनजाति के लोग जो हैं वो उरांव जनजाति के साथ आए थे। उरांव जनजाति और पहाड़िया दोनों साथ में इस पॉइंट तक आए थे, रोहतासगढ़ तक आए थे। ओके, अब क्या होता है कि उरांव जनजाति जो है झारखंड में एंटर कर जाती है, उसी रास्ते से जिस रास्ते से मुंडा जनजाति का यहाँ पर आगमन हुआ था। और जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं ये नदियों के थ्रू चलते चलते गंगा नदी के किनारे किनारे ये राजमहल के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और पहाड़ों में रहना शुरू कर देते हैं। तो इनका जो जीवन यापन चलता है पहाड़ियों का, जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं इनका जो जीवन यापन चलता है ये पहाड़ों के जंगलों के कंदमूल खाकर आराम से जो है बीतता है। अब जब ब्रिटिश का टाइम आता है तो ब्रिटिश को तो चाहिए टैक्स, तो पहाड़ियों से इनको कुछ खास खास फायदा होता नहीं है। तो क्या किया जाता है कि जो संथाल आसपास रह रहे हैं इनको यहाँ बसाया जाता है, और बसाने के लिए दामिने कोह का जो है, दामिने कोह जो क्षेत्र है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो संथालों को बंगाल से यहाँ पर लाया गया था, और उस समय बंगाल में इनको क्या बोला जाता था, इनको सावतार बोला जाता था। ठीक है, तो संथाल परगना में इनका आगमन हुआ है बंगाल से, जबकि पश्चिम बंगाल में ये चाय चंपा के क्षेत्र से आए हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट
पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार, हंटिंग। साकमचारी क्या है? मुंडा जनजाति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो डिवोर्स होता है उसको बोलते हैं साकमचारी। सगाई एक तरह का क्या होता है कि शादी का ही टाइप है। ओके। सावतार, सावतार जब संथाल परगना में संथाल जनजातियों का आगमन हुआ था, इसके पहले ये पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, तो इनको जो है यहां पर सावतार बोला जाता था। इसका आंसर ऑप्शन सी सावतार हो जाएगा। इसके बाद है संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? आपको दो कैटेगरी पढ़ना इस रेस्पेक्ट में, एक है भाषा समूह, एक है भाषा समूह, और एक है प्रजातीय समूह, और एक है प्रजातीय समूह। ठीक है, तो भाषा जो है ये अलग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, प्रजाति यहां पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रजातीय में क्या है कि शरीर का जो ढांचा होता है, जो रंग रूप होता है, किस तरह का बनावट है, तो उसी अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में रखे जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ट्राइब के लिए है, ये सभी लोगों के लिए है। तो यहां पर बात हो रही है ट्राइब्स के लिए। तो संथाल जनजाति जो है, देखिए झारखंड में मेनली तीन ग्रुप है। एक है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइट, एक है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइट, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइट, दूसरा है ऑस्ट्रोलॉइट, और ऑस्ट्रोलॉइट को ही प्री द्रविडियन बोला जाता है, और तीसरा है द्रविडियन, तीसरा है द्रविडियन। ठीक है, तो प्रोटोस्टोलॉइड में आपने पढ़ा है प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिम जनजाति। तो आदिम जनजाति में 8 ट्राइब्स हैं। उन 8 ट्राइब्स में बिरजिया को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी 7 जो हैं प्रोटोस्टोलॉइड में आ जाते हैं। इसके अलावा संथाल जनजाति भी प्रोटोस्टोलॉइड में ही है। तो जैसे जैसे हम लोग ट्राइब्स पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, वैसे ये टर्म्स आपको याद होता चलेगा कि कौन सा ट्राइब्स किस ग्रुप में आता है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइट हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं? ठीक है, लोकोबोद्रा जो है जब आप पढ़ेंगे हो जनजाति के लिए, तो हो जनजाति की जो भाषा होती है, भाषा को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं बारंगचिती। ओके, तो बारंगचिती लिपि का आविष्कारक जो है वो है लोकोबोद्रा। ठीक है, लोगोबोरू क्या है? लोगोबोरू ये संथाल जनजाति के पूर्वज माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और इनके नाम पर इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो बोकारो का जो गोमिया है, बोकारो का गोमिया, यहां पर है एक पहाड़ है। इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? इस पहाड़ को बोलते हैं लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरम द्वार, लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरम द्वार। ओके, तो ये संथाल जनजाति के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, और 2019 में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था संथाल जनजाति के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं पिलचू हड़ाम, तो पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़िया जो हैं ये संथाल जनजाति के पूर्वज माने जाते हैं। ओके, ये संस्थापक हैं, लेकिन इनके भी पहले पिलचू हड़ाम का नाम आता है, पिलचू बुढ़िया का नाम आता है, और इन्हीं के जो 7 पुत्र थे, तो इन्हीं 7 पुत्र से इनके जो गोत्र हैं, तो 7 गोत्र का निर्माण हुआ, और बाद में इसमें 5 गोत्र और ऐड होता है, तो टोटल 12 गोत्र हो जाता है संथाल जनजाति में। ओके, रघुनाथ मुर्मू जो है संथाल की जो भाषा है संताली बोलते हैं, संथाली बोलते हैं। तो इस भाषा को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं ओलचिकी लिपि। ओके, इसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। यहां पर इसका आंसर ऑप्शन सी लुगुबुरु हो जाएगा। इसके बाद है लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरम द्वार किस जिले में है? तो ये बोकारो में है, बोकारो के गोमिया में है। ओके, इसके बाद संथालों के संबंध में ओलचिकी क्या है? तो ओलचिकी जो है इनकी जो भाषा होती है, इनकी भाषा को बोलते हैं संताली या फिर संथाली, या फिर संथाली। ओके, ये 8th शेड्यूल में ऐड है। ठीक है, तो ये जो भाषा है इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो है रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में एक छोटा सा प्रदर्शन किया था कि इस भाषा को लिखा जा सकता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, समय लगा। 1928 में इस भाषा को लकड़ी के अक्षर में दिखाया गया। इसी तरह से डेवलपमेंट होता चला गया। फिर बाद में क्या हुआ कि जो रघुनाथ मुर्मू हैं ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो उड़ीसा के जो महाराजा थे
उनके सामने इस भाषा का प्रदर्शन हुआ। भाषा का प्रदर्शन कहने का अर्थात ये है कि भाषा को लिखा गया स्क्रिप्ट की मदद से। ओके, तो ये जो ओके, यहां पर थोड़ा सा एक पीरियड पीछे मैं चल रहा हूं। देखिए 1928 में क्या होता है कि आदिवासी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में भाषा को लिखने का प्रदर्शन किया जाता है। और 1935 में लकड़ी के अक्षर में जो है, लकड़ी के अक्षर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1939 में महाराजा जो थे उड़ीसा के, तो उनके सामने इस भाषा को लिखा जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट चलता रहता है। फाइनली 1946 में इस भाषा को लेकर पब्लिकेशन फर्स्ट टाइम किया जाता है। तो ये 1925 से 1946 तक का समय है। तो आप जो है क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर ईयर की बात आएगी तो कैसा क्वेश्चन है, कैसा आंसर करना है। ओके, ये पूरा टर्म्स मैंने आपको बता दिया है। तो ओल्चिकी जो है ये क्या है, ये लिपि है, ठीक है, संथाली भाषा की लिपि है, स्क्रिप्ट है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओल्चिकी का आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था। शरद चंद्र रॉय जो हैं, ये बहुत सारे झारखंड के बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में इन्होंने पढ़ रखा है, बहुत सा रिसर्च इनका है। और इनकी जो पुस्तकें, इनकी जो किताबें हैं, वो एक तरह से सोर्स है झारखंड के हिस्ट्री के लिए। ठीक है, झारखंड हिस्ट्री जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप देखेंगे कि दो तरह का सोर्स पढ़ना होता है। एक सोर्स होता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें कि किताबों के मदद से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि खनन के माध्यम से जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, कुछ अवशेष मिल रहा है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, तो वो जानकारी मिलती है। ओके, तो उसमें आपका एस.सी. रॉय का भी नाम आएगा। लोकोबोद्रा जो है, जब आप पढ़ेंगे हो जनजाति की भाषा, तो हो जनजाति की जो भाषा, इसको लिखने के लिए बारंगचीती लिपि का इस्तेमाल करते हैं और इसको लोकोबोद्रा ने जो है इस्टेब्लिश किया था। ओके, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति को कितने वर्ण में विभाजित किया जाता है? अभी जस्ट जो है, अच्छा, वर्ण के बारे में नहीं, गोत्र के बारे में बताया गया था। तो वर्ण जो होते हैं ये चार होते हैं। वर्ण को हड भी बोला जाता है, वर्ण को हड भी बोला जाता है। हड का अर्थात होता है अच्छा मनुष्य। ठीक है, तो ये कितने हैं? ये चार हैं। और इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें जो है राजा, ठीक है, फिर पुजारी, फिर पुजारी, उसके बाद सिपाही, किसान, किसान। ठीक है, तो किसान जो है ये मरांडी, सिपाही जो है ये सोरेन, पुजारी मुर्मू, और राजा में किसकू, ये लोग आते हैं। तो ये चार वर्ण है संथाल जनजाति में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल के हड वर्ण में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है? अभी जस्ट बताया गया कि किसकू है। किसकू जो है ये राजा को रिप्रेजेंट करता है, सोरेन सिपाही को रिप्रेजेंट करता है, मुर्मू जो है ये पुजारी को रिप्रेजेंट करता है, हांसदा नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था? किसान होना चाहिए था, जो कि मरांडी के लिए है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में मुख्यतः कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो जो लुगुबुरु हैं, तो वो तो संस्थापक हैं। उनके पहले पिलछू, हड़ाम और पिलछू बुढ़िया, है ना, पिलछू बुढ़िया, तो इनका नाम आता है पूर्वज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो संथालों के ये पूर्वज माने जाते हैं। तो इनके जो है 7 संतान थे और इन्हीं संतानों के नाम पर जो है 7 गोत्र हुए। इन्हीं संतानों के नाम पर 7 गोत्र हुए। तो ये जो गोत्र है, बाद में चलकर इसमें 5 गोत्र और ऐड होता है और टोटल 12 गोत्र हो जाता है। तो ये जो 7 गोत्र है, इसमें किसकू, मुर्मू, ओके, मुर्मू, फिर सोरेन, इसके बाद मरांडी, फिर टुड्डू, हेम्ब्रम और हांसदा, ये 7 लोगों में शामिल है, मतलब 7 गोत्र में शामिल है। इसके बाद बेदिया, बेसरा, बास्की, चौड़े, ये जो है ये गोत्र ऐड होते हैं। टोटल 12 है। टोटल कितने हैं? 12 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र संथाल जनजाति से संबंधित नहीं है? किरकेट्टा, तिरकी, बेदिया। इसमें हम लोगों ने देखा कि बेदिया जो है ये गोत्र है, किरकेट्टा, तिरकी ये शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 7 आप याद रखेंगे। आपको बताया गया, किसको बताया गया, फिर मुर्मू बताया गया, ओके, सोरेन बताया गया, फिर मरांडी है, टुड्डू हो गया, हेम्ब्रम,
और हांसदा। ये 7 स्टार्टिंग के हैं, इसमें 5 ऐड होता है, तो 5 जो ऐड होता है ये बेदिया, बेसरा, बास्की और चौड़े। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में बापला शब्द का संबंध किससे है? तो बापला का संबंध जो है ये विवाह से है। किससे है? विवाह से है। विवाह को क्या बोला जाता है? बापला बोला जाता है। अब इसमें जो बापला है ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये जो है ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसमें जो है एक होता है लव मैरिज, एक होता है लव मैरिज। अब ये भी दो तरह का है, एक है वन साइडेड, एक है वन साइडेड, और एक है दोनों तरफ से अगर हो रहा है तो दोनों तरफ से। आपको ये मीनिंग समझना होगा क्योंकि जो नाम आएगा तो उसमें आप समझ जाएंगे वन साइडेड है दोनों तरफ का, उसके अकॉर्डिंग आप नाम याद रख पाएंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये वन साइडेड है या दो तरफा है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको याद रखने के लिए बताया जा रहा है ये सब, कि आप उसका मीनिंग समझें और आपको ये याद रहे। ठीक है, तो लव मैरिज होता है, एक होता है अरेंज मैरिज जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। ओके, इसके बाद एक होता है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह में क्या होता है? सेवा विवाह में क्या होता है, इसमें जो दामाद होते हैं ये ससुराल में रहते हैं और सास ससुर की सेवा करते हैं। अब किस तरह की सेवा कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, वधु मूल्य को बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं या फिर सास ससुर के कोई पुत्र नहीं है तो इसलिए वहां पर वो जाकर बस गए हैं, तो वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक होता है पुनर्विवाह। पुनर्विवाह में क्या है कि तलाकशुदा या विधवा है तो उनका विवाह फिर से होगा, उसी को पुनर्विवाह बोलेंगे। एक होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह का कहने का अर्थात ये है कि जिस घर में बहू आएगी, है ना, जिस घर में बहू आएगी मतलब बेटा का शादी हो रहा है, उस घर में लड़की का विवाह दूसरे जहां से बहू आ रही है वहां पर लड़की को ब्याहा जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। तो बापला शब्द का संबंध विवाह से है। इसके बाद संथाल जनजाति में किस मध्यस्थ के किसी मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब भी मीडिएटर होंगे तो वैसे विवाह को क्या बोला जाता है? वैसे विवाह को अरेंज मैरिज बोला जाता है। अब ये तो टाइप हो गया ना, संथाल जनजाति में इसको क्या बोला जाता है? संथाल जनजाति में अरेंज मैरिज को क्या बोलते हैं? किरिंग बापला बोलते हैं। किरिंग किरिंग बापला बोलते हैं। ठीक है, किरिंग बापला। और किरिंग बापला को ही सादाई बोलते हैं, सादाई बापला बोलते हैं। इसी को ही क्रय विवाह बोला जाता है, इसी को ही आयोजित विवाह बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब पगीर जो है ये एक प्रेम विवाह का प्रकार है। ठीक है, प्रेम विवाह का प्रकार है, दोनों तरफ से प्रेम होगा, लेकिन इसकी सूचना, सपोज किसी को तकलीफ हो रही है ये देखकर, तो इसकी सूचना, इसकी जानकारी पंचायत तक कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचा देगा और फिर ये मैटर जो है पंचायत में जा पहुंचेगा। उसके बाद फैसला होगा कि शादी करवाई जाए या फिर नहीं। अगर विवाह संपन्न करवाया जाएगा तो ऐसे विवाह को अपगिर बापला बोला जाएगा। ये क्या हो गया? किरिंग जवाई बापला। ये जो है किरिंग जवाई बापला, देखिए नाम मैच कर रहा है लेकिन ये अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। किरिंग बापला ये अरेंज मैरिज है, जबकि किरिंग जवाई बापला जो है इसमें क्या है कि लड़की गर्भवती है। अब दूसरे लड़के से अगर इसका विवाह होता है तो इसको बोलते हैं किरिंग जवाई बापला। किरिंग क्या हो गया? ये अरेंज हो गया। और गोलाइट क्या हो गया? ये विनिमय, एक्सचेंज मैरिज हो गया। ओके, एक्सचेंज मैरिज हो गया, मतलब इस घर से अगर लड़की जा रही है, विवाह हो रहा है लड़की का दूसरे घर में, तो जिस घर में लड़की को ब्याहा गया है उसी घर से बहू भी आएगी। ओके, तो ये चीज है गोलाइट बापला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी किरिंग बापला हो जाएगा। नेक्स्ट है सदाई बापला किस प्रकार का विवाह है? तो सदाई बापला जो है ये अरेंज मैरिज है। क्या है? अरेंज मैरिज। इसको किरिंग बापला बोलते हैं, इसको क्रय विवाह बोलते हैं, इसको आयोजित विवाह भी बोला जाता है। सेवा विवाह में क्या होता है? इसमें देखिए दो तरह का आपको याद रखना है कि वधु मूल्य जो है ये वर पक्ष को देना पड़ता है, वर पक्ष को देना पड़ता है। सपोज किसी के पास वधु मूल्य देने के लिए वो सक्षम नहीं है तो उनके पास ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन रहता है? कि वधु मूल्य का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो दूल्हा है, जो लड़का है, वो सास ससुर के पास रहेगा, ससुराल में रहेगा, सास ससुर की सेवा करेगा। ओके, तो ये एक आ जाता सेवा विवाह में, और इसको बोलते हैं लामसेन विवाह। इसको
लामसेन विवाह बोला जाता है। ये हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या है कि हमेशा के लिए जो वर है वो ससुराल में ही रहेगा, तो वैसे केस में जो विवाह हो रहा है उसको बोलते हैं धरदी जवाई बापला। धरदी जवाई बापला। ओके। तो सेवा विवाह में ये आ गया। क्रय विवाह क्या हो गया? ये अरेंज मैरिज हो गया। सदाई, किरिंग बापला, ओके, आयोजित, ये सभी क्रय विवाह का ही टाइप है। विनिमय में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। गुलाइट विवाह इसका टाइप है। विधवा विवाह जो है ये पुनर्विवाह इसमें होता है। और विधवा विवाह को क्या बोलते हैं संथाल में? इसको बोलते हैं सांगा। सांगा बापला बोलते हैं। और इसमें पोन नहीं दिया जाता है। देखिए किरिंग में जो है, किरिंग मतलब जो अरेंज मैरिज है, जो सदाई बापला, उसमें पौन तो दिया ही जाएगा, अनिवार्य है। बाकी सब में क्या है? कंडीशन लगा हुआ है। और विधवा विवाह में, या फिर यूं कहें जो पुनर्विवाह है, उसमें पौन नहीं दिया जाता है। ओके। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रय विवाह। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विवाह संथाल जनजाति में विनिमय विवाह का प्रकार है? तो सबसे पहले एक एक करके मीनिंग देखते हैं। इतुत बापला क्या है कि किसी महोत्सव में या फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि लड़के के द्वारा लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। फिर बाद में ये मैटर पंचायत तक पहुंचेगा, फिर फैसला लिया जाएगा कि विवाह हो या फिर ना हो। विवाह संपन्न करवाया जाएगा तो उसको बोलते हैं इतुत बापला। अब इसमें क्या है कि पोन कंडीशनल है, ये वर पक्ष पर डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर पंचायत पर डिपेंड करता है। निर्बोलक बापला क्या है कि ये जो है हट विवाह का प्रकार है। हट विवाह में क्या होता है कि जो लड़की है ये अपने सास ससुर, शादी नहीं हुआ लेकिन फिर भी अपने होने वाले सास ससुर के पास ससुराल में जाकर ये जबरन रहती है, सास ससुर की सेवा करती है। कब तक? जब तक पंचायत वाले मान ना जाए, घर वाले जब तक मान ना जाए विवाह करवाने के लिए। इसको बोलते हैं निर्बोलक बापला। इसमें भी पौन जो होता है ये कंडीशनल है, ये दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है पंचायत पर, घर वालों पर। ओके। सांगा बापला क्या है? सांगा बापला जो है ये पुनर्विवाह का टाइप है, इसको सांगा बापला बोलते हैं। इसमें पोन नहीं दिया जाता है। गुलाइट बापला जो है ये विनिमय विवाह का प्रकार है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद इनमें से किस विवाह के बाद संथाल जनजाति के दामाद को, दामाद नहीं होता दामाद होता है, दामाद को अपने ससुराल में रहना पड़ता है? तो दो तरह का मैंने बताया था। एक मैंने बताया था कि अगर वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा तो इसका जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो दूल्हा है, जो दामाद है, वो अपने ससुराल के पास, ससुराल के यहाँ रहेगा, ससुराल में रहेगा, ओके, सास ससुर के पास। तो उसको बोलते हैं लामसेना विवाह। लाम सेना विवाह बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कि सास ससुर का पुत्र नहीं है, या फिर हमेशा के लिए जो दामाद है वो ससुराल में ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं धरदे जवाई बापला। ओके। तो ये हो गया ऑप्शन सी। बाकी जो आप देख रहे हैं राजा राजी बापला, तो राजा राजी बापला ये एक प्रेम विवाह का ही प्रकार है। और अपगिर में क्या बताया गया था? अपगिर में ये बताया गया था कि दो लोग प्रेम कर रहे हैं, उनका मैटर किसी तीसरे के माध्यम से पंचायत तक मैटर पहुंचता है, फिर वो फैसला लेता है, जोगमांझी के पास ये मैटर पहुंचता है, फिर वो फैसला लेता है। राजा राजी में जो वर और वधु है, लड़का लड़की जो है, ये खुद से इस मैटर को पंचायत तक पहुंचाते हैं। फिर इसमें जोगमांझी के हस्तक्षेप के बाद विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न हुआ तो राजा राजी बापला कहलाएगा। ओके। बहादुर बापला क्या है? ये भी एक प्रेम विवाह है। और इसमें जो लड़का लड़की है ये जंगल में भाग जाते हैं, एक अच्छा खासा समय बिताने के बाद वापस आते हैं ताकि घर वाले मान जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये धरती जवाई बापला, इस क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। टुनकी दिपिल बापला, आपको बताया गया जो किरिंग बापला है, जो किरिंग बापला है जिसको सादाई बोलते हैं, जो कि अरेंज मैरिज का ही दूसरा नाम है, तो इसमें क्या होता है कि ये वर हो गया, ये वधु हो गया। ओके। अब वर को वधु मूल्य देना पड़ता है, ये हो गया। प्लस ये जो बारात जाएंगे, ठीक है, ये जो बारात जाएंगे तो सारा जो खर्च है, सारा जो खर्च है बारात का, वो भी वर को ही उठाना पड़ता है। अब कोई इतना अगर सक्षम नहीं है तो इतना खर्च कैसे करेगा? तो उनके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जाइए, ओके, कुछ लोग ही जाइए और वधु को साथ में लेकर आइए और अपने घर में सिंदूर दान कीजिए। तो ऐसे बापला को, ऐसे विवाह को टुनकी दिपिल बापला बोला जाता है। ओके। ये ज्यादातर जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके यहाँ ये बापला होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से किस विवाह में वधु मूल्य देना अनिवार्य नहीं होता है? तो वधु मूल्य, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि जो क्रय विवाह होता है इसमें तो अनिवार्य रहेगा ही। और संथाल जनजाति में जो क्रय विवाह होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सदाई बापला, क्रय विवाह, ओके, किरिंग बापला, आयोजित विवाह, ये सब बोला जाता है, ठीक है। जिसमें नहीं दिया जाएगा वो हो जाएगा
सांगा बापला। सांगा में क्या होता है? ये पुनर्विवाह होता है, ये पुनर्विवाह होता है। इसमें जो पौन होता है, वधु मूल्य जो होता है, ये नहीं दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी। बाकी इतुत बापला, निर्बोलक, अपगिर, ये सब क्या है? कंडीशन है, मतलब कि डिपेंड करेगा पंचायत पे, परिवार पे कि वधु मूल्य दिया जाए या फिर नहीं। तो ये सब कंडीशन है, लेकिन इसमें नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? पौन बोला जाता है। बापला क्या हो गया? ये विवाह हो गया। ओके, घोटुल जो है ये युवागिरी है, जहां पर संथाल जनजाति के समाज के जो बच्चे हैं वो नीति, रूल्स रेगुलेशंस सीखते हैं, अपने परंपरा को समझते हैं, ओके, संस्कार को जानते हैं। पौन क्या हो गया? ये वधु मूल्य हो गया। मांझी जो है ग्राम का प्रधान जो होता है वो मांझी कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह का प्रकार नहीं है? राजा राजी है, बहादुर बापला भी है, अपगिर भी है। ओके, राजा राजी बापला में क्या होता है कि जो वर वधु हैं अपने प्रेम की बात या अपना मैटर खुद से लेकर जोग मांझी तक पहुंचते हैं, पंचायत तक पहुंचते हैं। अपगिर में किसी तीसरे के माध्यम से ये मैटर पंचायत तक पहुंचाया जाता है। बहादुर बापला में जो लड़का लड़की हैं ये जंगल की ओर चले जाते हैं, मतलब घर से दूर चले जाते हैं। ओके, किलिंग बापला ये अरेंज मैरिज का ही टाइप है, सदाई बापला भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेम विवाह का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये क्रय विवाह है। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन था। इसी तरह से जो है पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार है, और इसी हिसाब से जो है हम लोग चलेंगे, ठीक ना। जैसे आज था संथाल जनजाति, कल भी संथाल जनजाति पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है देखिए वहां पर समय दिया गया, संथाल को 2 क्लास में, उरांव को 2 क्लास में, मुंडा को 2 क्लास में। तो इस तरह से जो है ये क्लास चलेगा, ओके, हर दिन। और अभी तो सिर्फ आर्ट्स एंड कल्चर है, 5 तारीख से जो है इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ऐड हो जाएगा। और ये धीरे धीरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जो है आप कंप्लीट करते चले जाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। इसका टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो टेस्ट को आप एप्लीकेशन पे दे सकते हैं, 25 रुपीज फॉर 6 मंथ के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।